रात में किसी भी अनजान व्यक्ति के आने पर किया जाता है। हमारा विशेष आज इसी पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में जो लगातार जांच एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों पर हमले, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता, और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि जो तर्क कहें या जो बातें, जो सवाल किए हैं ममता बनर्जी ने, वो सीधे सीधे एनआईए के एक तो कार्यशैली पर किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या एनआईए ने जो रात के अंधेरे में छापेमारी की, इस पे जो सवाल है कि छापेमारी क्यों की, एनआईए के क्या अधिकार हैं, इस पूरी कार्रवाई को जो एनआईए ने की है, या इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऋतु जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। एनआईए एक व्यवसायिक दक्ष संगठन है और इनके अधिकारियों का भली भांति प्रशिक्षण होता है। नियमानुसार उन्होंने जो छापे डाले थे, उन्होंने समय से पुलिस को पूर्व सूचना जो थी, एक अनिवार्यता, उसको भी दिया था। 5:30 बजे सुबह, रात है या दिन है, और इसके पहले भी जो इतिहास रहा है वो कोई बहुत उज्जवल नहीं रहा है। संदेशखाली में ईडी के ऊपर हमला, वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं का लाठी डंडे लेकर के महिला कर्मचारियों को पैरामिलिट्री के साथ घेर करके उनके ऊपर आक्रमण करना, इसका मतलब ये स्पष्ट था कि सोची समझी रणनीति के तहत ये उग्र कार्रवाई हुई है। मैं पुलिस से भी बहुत ज्यादा उनके कार्य से निराश हूं, क्योंकि रिस्पांस टाइम इतना ज्यादा होता है कि वो तुरंत पहुंच करके हस्तक्षेप कर सकते थे, नहीं किया। ईडी के एनआईए के अधिकारियों के ऊपर न केवल आक्रमण हुआ, पथराव हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। ये तो संतोष का विषय है कि जिनकी तलाश में गए थे वो मिल गए और उनकी पूछताछ की जा रही है। और ये कह देना, आरोप लगा देना कि बीजेपी ये इसको करा रही है, ये देख लीजिए, ये कोर्ट के आदेश से विवेचना होती है और कोर्ट के आदेश से विवेचना गिरफ्तारी हो रही है। अगर आपको ये आरोप लगाने हैं तो कोर्ट में जाइए, शपथ पत्र दाखिल कीजिए, तब आपकी किसी आरोप की कोई मान्यता होगी। ये मनगढ़ंत आरोप लगा के रटे रटाए एक ही लाइन का जवाब ये बीजेपी कर रही है। हम कह रहे बीजेपी नहीं, कोई भी कर रहा हो, आप शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कीजिए, एनआईए के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई कराइए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराइए, लेकिन वो आप करा नहीं रहे हैं। इस तरीके के राजनीतिक आप आरोप प्रत्यारोप में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा जी विक्रम सिंह जी, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एनआईए रात में, तड़के सुबह अगर जाती है किसी की धरपकड़ करने, तो इसमें क्या गलत है? ये जब ममता बनर्जी कहती हैं कि अंधेरे में अगर कोई कुछ अनजान लोग गांव में पहुंचेंगे तो गांव वालों का रिएक्शन यही होगा, यानी कि गांव वाले लाठी डंडे मार के उन्हें बाहर निकाल देंगे। ऋतु जी, कैसी बात कर रहे हैं? कितनी बार हमने कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में छापे डाले पुलिस के। हम क्या शातिर बदमाश को दिन दहाड़े बिगुल बजा करके जाएंगे? लाल कालीन की अब हम आ रहे हैं, सावधान हो जाओ, तुम्हें गिरफ्तार करने। उसमें कोई गोपनीयता रहती है और इसका एक एसओपी रहता है कि जिस वक्त हम जाए तो उस वक्त जाग न हुई हो। ये समय सबसे उपयुक्त होता है कि एनआईए जब जाए, और सुबह के भोर में, जिसको हम कहते हैं रात नहीं, ये भोर है, डॉन है, और डॉन को नाइट कह देना, रात कह देना, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। एनआईए की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी एसओपी से, क्योंकि इससे ज्यादा उपयुक्त समय नहीं हो सकता। हम बदमाश की सुविधा अनुसार उसके हाथ छापा थोड़ी डालेंगे। ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं और उनको उस समय पर उनके हाथ छापा पड़ना चाहिए जब उनको सबसे कम अपेक्षा हो कि अब छापा पड़ने वाला है। तो क्या हम बता करके जाएंगे उनको? और इतनी भी न्यूनतम सूचना दी जाती है जिससे कि गोपनीयता भंग न हो और सूचना आउट न हो, लीक न होने पाए, जिससे कि वो उस तक पहुंच न पाए, आरोपी तक, और वो पलायन भूमिगत न होने पाए। इन तमाम चीजों के मद्देनजर एनआईए ने कोई त्रुटि नहीं की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उनकी सहायता में आना चाहिए था, नहीं आए। तो संदेशखाली और ईस्ट मिदनापुर में, दोनों में एक समानता जो दिखाई पड़ रही है, वो एक रोड मैप के तहत है। जब कभी कोई जाए तो सबसे पहले उनके ऊपर आक्रमण कर लो, उनका मनोबल गिरा दो, बदमाशों को छुड़ाने की कोशिश कर लो, और उसके बाद आरोप का दौर लगा दो कि ये बीजेपी कर रही। अरे बीजेपी कर रही है तो न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दीजिए कि बीजेपी कर रही है, और उनके ब्लैकलिस्ट करा दीजिए और उनके गिरफ्तार करवा दीजिए, बीजेपी वालों को भी। लेकिन फिलहाल मेरे जी विक्रम जी, 332 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम हो और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुरोहित जी, संदेशखाली के उस पूरे मामले को पूरे देश ने देखा। ममता बनर्जी सरकार की, प्रशासन की
थू भी हुई और ये माना गया कि क्यों नहीं समय पे कार्रवाई हुई। 55 दिन के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार करती है पुलिस, गिरफ्तार जल्द नहीं कर पाई। इसके बावजूद पूर्वी मेदिनीपुर में जो हुआ, जिस तरह से विक्रम सिंह ने अपने अनुभव के तहत भी बताया और तमाम कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने बताया कि एनआईए की कार्रवाई क्या होती है। आखिर तृणमूल नेता कुणाल घोष जब ये कहते हैं लोगों का गुस्सा, लोगों का, जनता का गुस्सा है एनआईए के खिलाफ, आप किसको बचा रही है आपकी सरकार और ममता बनर्जी? नहीं, देखिए यहाँ बचाने की बात नहीं है। देखिए मैं सम्मान करता हूँ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी की बातों का, उनकी बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत सेवाएं दी है देश को। मगर देखिए इन्होंने अभी क्या कहा कि ये जो इनकी कार्रवाई होती है एनआईए की, ये एकदम गुप्त रूप से होती है, मगर स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। नंबर 1, कब जानकारी दी गई ये सच्चाई पब्लिक को पता होनी चाहिए। आज एनआईए हो चाहे ईडी हो, अपने साथ में मीडिया को लेके जाते हैं, मगर स्थानीय पुलिस को नहीं लेके पता है। स्थानीय पुलिस के पास, ओसी के पास मैसेज जाता है 5:45 पे सुबह, और 6 बजे वहां पे कार्रवाई हो जाती है पुलिस की, और 4 बजे इनके लोग जाते हैं सुबह भोर में 4 बजे अगर इनके लोग रात को जाएंगे तो गांव में महिलाएं रहती है, किसी के घर में क्या पता कौन आया, कहां से आया। अभी ऐसी दहशत का माहौल है, चुनावी माहौल है। सुनिए मेरी बात आपने मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए ये ऐसा ये जो बंगाल के साथ में एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर छोटी सी छुट्टी, आज देखिए बेंगलोर के अंदर में बम कांड में एक उग्रवादी संगठन के साथ में भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ। पुरोहित जी पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पुरोहित जी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, मेरे पास समय कम है। जब आप भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए, हमने पश्चिम बंगाल की बात की, अब पश्चिम बंगाल पे बात करें। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। और पुरोहित जी, लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपना पूरा काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सक्षम है, मगर जिस तरह से बदनाम करने का आज आपको मीडिया डिबेट करनी चाहिए थी कि बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी का हाथ। पुरोहित जी आप ये ना बताएं हमें क्या करना है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में अगर केंद्रीय एजेंसी को, इवन इलेक्शन सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। आपको अगर सवाल का जवाब नहीं देना, पुरोहित जी अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, आप सवाल सुनेंगे और सवाल का जवाब आप सुनना नहीं चाहती है। मैंने आपसे ये कहा कि हम बंगाल पे बात करें ना, हम बंगाल पे बात करें सर, क्या दिक्कत है उसमें? बैंगलोर पे भी बात कर लेंगे, बैंगलोर पे बात कर लेंगे। मैं आपसे बंगाल पे बात कर रही हूँ। अगर बैंगलोर के अंदर में अगर बम ब्लास्ट होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, ये सीधा सवाल। और बंगाल में जो 2022 में बम विस्फोट हुआ, पुरोहित जी बंगाल में जो 2022 में बम विस्फोट हुआ उसमें 3 आपके कार्यकर्ता मारे गए, आपका बूथ अध्यक्ष मारा गया, उसमें टीएमसी के 3 नेता मारे गए, और आज भी टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार हुए। इस पर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप बैंगलोर की बात करना चाहते हैं। तर्क अच्छा कर लेगी, तर्क नहीं दे रही हूँ, मैं तथ्य रख रही हूँ, कर रही है, मैं तथ्य दे रही हूँ। आप तथ्य पे नहीं बात करना चाह रहे पुरोहित जी। बम धमाका नहीं था, वो पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हुआ था, दोनों में फर्क है। और यह ब्रांडेड होम कॉफी में बढ़ाया गया रामेश्वरम कैफे में, जिसके ऊपर में दबा दिया गया मेटल। मैं आपसे बंगाल की बात कर रही हूँ पुरोहित जी, आप टीएमसी प्रवक्ता है, टीएमसी प्रवक्ता है, और आप ही बोल ही रहे हैं, आप बोल रहे हैं। जनता पश्चिम बंगाल पे सुनना चाहती है। मेरी बात जनता तक जाने क्यों नहीं देती? आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, थोड़ा सत्ता रखिए, धैर्य रखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए पुलवामा के दोषियों को आज तक नहीं पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी या एनआईए या उनकी सरकार नहीं बता सकती है, मगर ये चुनाव है, चुनाव के पहले एनआईए की कमेटी जांच करने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी के नेता हो, वो चोर है, वो उपद्रवी है, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाते हैं तो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। आज आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए दूध के धुले हो गए। ये आपकी चुनावी रैली नहीं है, माफ करिएगा पुरोहित जी, आपको बहुत समय दिया मैंने, मैं आपको कोई चुनावी प्रचार करने के लिए आपको नहीं मैंने बुलाया है कि आप भ्रष्टाचार का मुद्दा भी करेंगे, आप सीए भी बात करेंगे, आप सारे मुद्दे बात करेंगे, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में जो हुआ उस पर बात नहीं करेंगे। के अंदर में है, 2 मुख्यमंत्री देश के अंदर में है। ये देश को, संविधान को बचाने वाले लोग हैं कि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इस तरह से आप सौरभ जी पुरोहित जी के पास पश्चिम बंगाल को लेकर शायद जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो
पूरे देश में जितने मसले हैं सबकी बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर। सौरभ जी, इशारा सीधे सीधे आप लोगों की तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, भारतीय जनता पार्टी उनके बूथ एजेंटों को गिरफ्तार कर रही है। जवाब दें सर। पुरोहित जी से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आपको धैर्य से सुना हूं, आप बीच में मत बोलिएगा, उसके बाद आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे पता है आप आधा सच और आधा झूठ बोलेंगे, तो अभी झूठ बोल लीजिए फिर सच बोलिए। अभी ऐसा है पुरोहित जी, आप एक बात का जवाब, सौरभ जी, मैं एक सवाल, ये जब मेरा नाम लिए है, मेरा नाम कोट किया है, इनको मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। जिस विषय पे आज बहस हो रही है, 5:45 पर ओसी के पास मैसेज जाता है, तो 4 बजे मीडिया के साथ में एनआईए की टीम गांव में कैसे दाखिल होती है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कृपया आप मुझे ये जवाब दीजिए कि 4 AM टीम जाती है और 5:45 को ओसी को खबर दी जाती है। थोड़ा सा सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, हो गया ना आपका सवाल। जी अभी मेरे को बोलने तो दीजिए भैया, मेरे को बोलने तो जी। सौरभ जी बोलिए सौरभ जी आप। देखिए, मीडिया कहां जाएगा, कब जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं क्या कोई नहीं ले सकता। मीडिया गणतंत्र के चौथे स्तंभ है, वो जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं। और जब पहले मैं ये मुद्दा का बात जो मैं कर रहा हूं, जैसे पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि अगर लगता है कि एनआईए ने कोई गलत किया है तो ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो सर, जब अभिषेक बनर्जी सीबीआई और ईडी का हाजिरी बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ सकते हैं, देश के सारे महंगे वकील खड़ा कर सकते हैं, तो यहां पे क्यों नहीं जाते भैया? ये जो डीजीपी सर बोल रहे थे, मैं भी उसको दोहरा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि एनआईए ने टेक्निकली कोई भूल किया है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, यहां पे नैरेटिव सेट है। शाहजहां शेख को जब पकड़ने जाता है, ईडी के ऊपर हमला होता है, उसके बाद उस हमले का निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़ा होके उसको सपोर्ट करते हैं और इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि भैया पुलिस जो है, पुलिस निरपेक्ष नहीं रहे, पुलिस हमारी बात से चलेगा। उसके बाद से बंगाल के पुलिस के ऊपर जनता का पूरा भरोसा उठ गया है। दो बार डीजीपी चेंज करना पड़ा। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री जो इस राज्य के गृह मंत्री भी है, जब वो ऐसे मदद देता है, पुलिस को निरपेक्ष नहीं रहने का मैसेज देता है, उसके बाद पुलिस से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अरे बंगाल में तो एक छोटी सी एफआईआर करवाने जाते हैं, हमने संदेश खाली में देखा था, तो पुलिस ने बोला था कि जाइए पहले वो टीएमसी लीडर से परमिशन लेके आइए, उसके बाद मैं आपका एफआईआर लूंगा। तो ये कौन सा पुलिस के बात कर रहे हैं? और बाकी जहां है, एक एजेंसी काम करेगा, एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करेगा और मीडिया भी स्वतंत्र रूप से काम करेगा। मीडिया 4 बजे क्यों पहुंच गए, 5 बजे क्यों पहुंच गए? अगर पहुंच गए तो आपको क्या दिक्कत है? संदेश खाली में जैसे संतू पान को अरेस्ट किया था, यहां भी अरेस्ट कर लेते मीडिया पर्सन को। ये क्यों जाके आप सच्चाई दिखा रहे हैं? आप यहां भी दिखा लेते कि मीडिया क्यों सच्चाई दिखा रहा है, यहां भी अरेस्ट करवा लेते। बंगाल में पुरोहित जी तो चल नहीं रहा है। पुरोहित जी, पुरोहित जी आपने जवाब नहीं दिया। जी पुरोहित जी, आपने एक सवाल किया है, लेकिन उस सवाल से पहले विक्रम सिंह ने अपने अनुभव से, विक्रम जी ने जिन बातों को रखा उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं जो एजेंसियां बहुत लंबे समय पहले तक लीक नहीं होने की वजह से भी नहीं बताती हैं। जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि 4:30 बजे या 5:30 बजे उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और कैसे सुबह आ गए, तो उसका जवाब एक तरह से विक्रम सिंह जी ने दिया है कि वो कार्यशैली है। वहां पे अगर आप बात गोपनीयता की है तो हाउ मीडिया कम से अगर एनआईए की बात मीडिया तक जा रही है, मीडिया को ये सवाल हमारे देश ने सुनिए, ये गोपनीयता की जब बात हो रही है और मीडिया के पास में कागज है,
मीडिया पहुंच जाएगी और पुलिस को पता चलेगा 6:45 बजे और पहले 4 बजे पहुंच जाएगी मीडिया को लेकर के। ये कैसा बात कर रहे हैं? पुलिस का निरपेक्ष के काम कर रहे हैं बंगाल में, पुलिस के निरपेक्ष के काम कर रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। पुलिस तो टीएमसी का कैडर बन गया है बंगाल में। पुलिस जो है आपका कैडर बन गया है। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग अगर एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक समझ पाएगा। एक एक करके अगर बोलेंगे ना, आप आरोप भी लगाइए, आरोप का जवाब भी दीजिए, लेकिन एक एक करके अगर शालीनता से बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएगा, हम भी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। जी रितु जी, देखिए एकदम सीधा सा मैटर है, बहुत ये कि एनआईए टीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अभी चुनावी समय है, एनआईए की जांच की एक मांग दे दी। अब उस एनआईए जांच को लेकर इन लोगों को खेलना है भारतीय जनता पार्टी को। मैं बोलता हूं यहाँ के पदाधिकारी चेंज करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर आप बोलिए। ईडी, सीबीआई, इनके डायरेक्टर क्यों नहीं बदले जाते? क्यों नहीं चुनाव के पहले बदल दिए जाते हैं? क्यों नहीं बदलती है सरकार? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन इसमें इंटरफेयर करता है? इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले ईडी और सीबीआई के हेड को बदल देना चाहिए आज के। इलेक्शन कमीशन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया है। क्या आप लोग भी गए हैं इलेक्शन कमीशन तक? थोड़ा सा निर्वाचन आयोग तक आप गए इस शिकायत को लेकर? कमीशन के देना चाहता हूँ। पुरोहित जी, सौरभ जी को जवाब देने दीजिए। अब आपने अपनी बात कही, अब उनका जवाब सुन लेते हैं। जी, मेरे ख्याल से पुरोहित जी थोड़ा तैयारी करके आते तो ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि ईडी या सीबीआई के ऊपर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे अरे भैया पूरा तो करने दीजिए, पूरा तो करने दीजिए मेरे बात, पूरा तो करने दीजिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके वोट के टाइम पे उसके अंडर में आता है, इसीलिए पुलिस में तबादला हो सकता है। आप भी करवाते हैं। आप जब विरोधी में थे, क्या ममता दीदी ने नहीं करवाया था सीपीएम राज में? जब वो इलेक्शन होते थे अधिकारी का नहीं करवाया। रेगुलर प्रोसेस है। थोड़ा सा सिस्टम को पढ़ के आइए पुरोहित जी, थोड़ा पढ़ के आइए पुरोहित जी और सौरभ जी। ये जो पूरा मामला है 2022 का बम विस्फोट का, उसमें एनआईए ने मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को समन भेजा। 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए के ऑफिस बुलाया था। जब वो नहीं गए तो फिर पूछताछ और धरपकड़ के लिए वो पहुंचे। विक्रम सिंह जी, ये लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते रहेंगे, लेकिन जब सवाल उठाया गया है कि एनआईए की पूरी कार्रवाई पर, तो सिलसिलेवार तरीके से 28 मार्च को अगर सम्मन देने के बाद भी अगर लोग नहीं पहुंचते हैं, तो कहां तक इस तर्क में कोई दम दिखता है? ममता बनर्जी जब कहती हैं कि इस तरह से अंधेरे में पहुंच जाते हैं, पुलिस को साथ लेके नहीं पहुंचते, कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, रात को रेड कैसे कर सकते हैं? इन तमाम सवालों मतलब किसी तर्क पे क्या ये खड़े होते हैं? रितु जी, मेरी सारी जिंदगी बीत गई चंबल के डाकुओं के यहां से लेकर के संगठित अपराधियों के यहां। सबसे उपयुक्त समय जो होता है यही भोर का होता है, क्योंकि जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो तपस्या के लिए भी और पुलिस कार्रवाई के लिए भी सबसे उपयुक्त समय होता है। और वो रात नहीं होती है, 4:30 बजे रात नहीं होती है। और उनको ओसी को बताया। अब मैं बता दूं स्ट्रैटेजी की बात। हम लोग जब जाते हैं, अगर कोई रूटीन का केस होता है तो 24 घंटे पहले लोकल थाने में जाके मौजूदगी दिखाते हैं, क्योंकि कोई गोपनीयता नहीं होती है। अगर गोपनीयता होती है तो हम 1 घंटे पहले जाके बताते हैं और जाके बताते हैं कि हम आए हैं। वो पूछते, जब तक वो बातचीत करते हैं कि आप क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, तो हम उनको बताते हैं, जनरल एक जवाब देते हैं कि हम मान लीजिए पार्क स्ट्रीट में आए हैं। इसी तरह यहां पर अगर एनआईए ने किया है तो उन्होंने कोई टाइम लैग नहीं दिया, क्योंकि वो उम्मीद थी मुझे अपने अनुभव से कि गोपनीयता भंग हो जाएगी और बदमाश भाग जाएंगे। और हुआ भी करीब करीब वैसे ही, जनता इकट्ठा भी हो गई। लेकिन अगर मीडिया गई है तो मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं किसी चीज में। अगर मीडिया अपने आप गई है स्वप्रेरणा से, कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस का ये कोई काम नहीं है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि मीडिया को साथ ले जाने का औचित्य बिल्कुल नहीं है। ये एक अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। जी विक्रम जी, पुरोहित जी, लगातार हम देख रहे हैं संदेशखाली के मामले ने कई ऐसी परतें खोली जिसमें प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों कमजोर दिखाई दिया। जिस तरह से उस पूरे इलाके में महिलाओं की समस्या थी, उन्होंने लगातार कंप्लेंट की और आप शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस 55 दिन तक नहीं ढूंढ पाई, सब कुछ जानने के बावजूद भी उस इलाके में। तो इसलिए सवाल ये उठते हैं, क्या पूर्वी मेदिनीपुर में जो हुआ है आज सुबह, वो क्या संदेशखाली 2.0 है? क्या प्रशासन
मूक दर्शक बन के देख रहा है और जिस तरह के सवाल ममता बनर्जी ने किए हैं वो भी बहुत तरह के संदेह पैदा करती है, क्योंकि विक्रम सिंह ने बताया कि एनआईए की कार्रवाई गोपनीय होती है और इस तरह से जब आप गुंडे, माफिया और इनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो फिर आपको गोपनीयता भी बरकरार रखनी पड़ती है और आप समय नहीं बता के जाते कि इस समय वो पकड़ने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़